Hi geniuses, welcome to the channel Science Wizard Pooja Ranjan. This channel is all about the science subject of classes 6th, 7th, 8th, 9th and 10th physics and chemistry. If you are new to my channel, you can subscribe to the channel for more science videos, and if you like the explanation then please press the like button and you can share this video with your friends, family and the classmates. So the chapter which we are going to discuss today is of class 8 Chemistry, Chapter 15, Chemical Effects of Electric Current. So अगर इस चैप्टर के नाम को समझें पहले तो केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी कंडक्टिंग लिक्विड, ठीक है, कंडक्टिंग लिक्विड का मतलब होता है कोई भी लिक्विड जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। कौन सा लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ये मैं आपको आगे चैप्टर में समझाऊंगी। तो कोई भी लिक्विड जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, जब उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाया जाता है तो वहां पे कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। केमिकल चेंजेस का मतलब कि वहां पे कुछ केमिकल रिएक्शंस अकर करती हैं और उन केमिकल रिएक्शंस अकर करने के कारण वहां पे कुछ केमिकल इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अब सबसे पहली चीज आपको जो यहाँ समझ आनी चाहिए वो ये है, इलेक्ट्रिक करंट है वो सॉलिड सब्सटेंसेस भी कंडक्ट करते हैं और लिक्विड सब्सटेंसेस भी कंडक्ट करते हैं। अगर सॉलिड में देखा जाए तो आपने पढ़ा हुआ है कि जो सिल्वर होता है दैट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद आपका कॉपर वायर होता है जो कि जनरली घरों में वायरिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। बट जब सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं जैसे सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये जो मेटल्स हैं जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इनके थ्रू जब इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाता है तो वहां पे कोई भी केमिकल चेंज अकर नहीं करता है, ठीक है। बट जब किसी भी कंडक्टिंग लिक्विड के थ्रू, कंडक्टिंग लिक्विड का मतलब कि वो लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी अपने थ्रू पास होने देता है, उसके थ्रू जब इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाता है तो वहां पे केमिकल चेंजेस अकर करते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा हमेशा। नाउ द नेक्स्ट थिंग, इसमें सबसे पहली चीज आपको समझनी है कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, पहले ये समझेंगे और उसके बाद उस इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा क्या केमिकल इफेक्ट्स कॉज होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कोई भी जो मैटर है, मैटर क्या होता है, एनीथिंग अराउंड यू विच हैज़ अ मास एंड ऑक्यूपाइज द स्पेस, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो सॉलिड्स होते हैं जब उनमें इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाता है तो वहाँ कोई केमिकल चेंज अकर नहीं करता है। बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंडक्टिंग लिक्विड्स तो वो भी मैटर ही है। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड होता है उसका भी मास है, ठीक है, और वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। सो दैट्स वाई द लिक्विड्स आर ऑल्सो द मैटर। फिर आपने पढ़ा है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिससे वो फॉर्म होते हैं उसको हम एटम्स कहते हैं। इसका मतलब कि जो लिक्विड है उसका भी जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या है, एटम्स हैं। एटम्स किससे बनते हैं? तो एटम्स बनते हैं फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो इसमें दो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं बट इन पे कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। और दूसरी चीज जो मैंने आपको समझाई थी वो ये था कि जो प्रोटॉन्स होते हैं, अगर आप किसी भी एटम के स्ट्रक्चर को देखोगे, ठीक है, तो एटम के स्ट्रक्चर में जो प्रोटॉन्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। और जो प्रोटॉन्स होते हैं उनका जो मास होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो प्रोटॉन्स क्योंकि सेंटर में होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं और वो चारों तरफ जो ऑर्बिट्स होते हैं न्यूक्लियस के उसमें वो रिवॉल्व हो रहे होते हैं। तो आपने हमेशा सुना होगा कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, ठीक है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई एटम जो है वो प्रोटॉन लूज कर रहा है और प्रोटॉन गेन कर रहा है, क्योंकि आप खुद सोच के देखो कि उसके चारों तरफ इतने सारे ऑर्बिट्स हैं, उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, प्रोटॉन बिल्कुल सेंटर में है इनसाइड द न्यूक्लियस। तो सबसे पहले क्या एक्सचेंज होगा एटम्स के बीच में? इलेक्ट्रॉन्स ही एक्सचेंज होंगे। इसीलिए किसी भी एटम में जो प्रोटॉन्स हैं उनका एक्सचेंज नहीं होता है। प्रोटॉन्स हमेशा फिक्स्ड रहते हैं किसी भी एटम में। केवल जो एक्सचेंज होता है वो होता है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज होने के कारण कोई भी एटम जो होता है उस पर या तो पॉजिटिव चार्ज आता है या नेगेटिव चार्ज आता है। इस दुनिया में जितने भी मैटर हैं उनका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है वो एक्चुअली में न्यूट्रल होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो अगर मान लो उसके पास 10 प्लस है और 10 माइनस है
तो 10 माइनस 10 विल बी 0। ठीक है, तो इसीलिए एटम जो होता है उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है और जो एटम एज अ होल होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, नाउ अब किसी भी एटम पे चार्ज कहाँ से डेवलप होता है? ठीक है, तो किसी भी एटम पे अगर चार्ज डेवलप होना है तो ये आप पहले के चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, सम नेचुरल फिनोमेना, कि एटम पे चार्ज डेवलप करने के लिए आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को जब रब करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ, तो ड्यूरिंग द रबिंग प्रोसेस जो एटम्स होते हैं वो लूज और गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को, और लूज और गेन करने के कारण जो एटम होता है उस पर चार्ज डेवलप हो जाता है। सो सपोज करो कि आप ग्लास रॉड को रब कर रहे हो सिल्क के द्वारा, ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ग्लास रॉड से निकल के सिल्क क्लॉथ में चले जाते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्लास रॉड से निकल के सिल्क में अगर चले गए तो अब किसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए? सिल्क क्लॉथ के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, तो इसीलिए और इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए उसको, इसके पास अब इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं, इसके पास अब क्या ज़्यादा बढ़ गए? प्रोटॉन्स ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है, तो इसीलिए ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज। तो किसी भी दो ऑब्जेक्ट को रब करने से ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, तो जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मतलब जो किसी और को दे देता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और वो एटम जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस ढंग से रबिंग के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज डेवलप किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर एक और एग्जाम्पल देखें तो जो प्लास्टिक कॉम्ब होता है, जब आप उसको रब करते हैं फ्लैनल के संग। नाउ व्हाट इज फ्लैनल हियर? फ्लैनल का मतलब होता है कोई भी फैब्रिक जो कि कॉटन या वूल से बना है। तो जब आप प्लास्टिक कॉम्ब को इसके संग रब करेंगे तो जो एटम्स हैं फ्लैनल और प्लास्टिक कॉम्ब के, उसमें से एक का जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दूसरे के एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन आपके फ्लैनल में से ट्रांसफर होते हैं टू द कॉम्ब, मतलब कि यहाँ पे फ्लैनल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है और जो कॉम्ब है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया? जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। सो क्योंकि यहाँ पे फ्लैनल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जो कॉम्ब है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे अब हम ये बात ही क्यों कर रहे हैं चार्जेस की? क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक करंट समझना है। तो अब देखा जाए तो सपोज करो कि यहाँ पे हमने रब किया और दोनों बॉडीज पे चार्ज डेवलप हो गया, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो चार्ज है वो फ्लो करे, ठीक है, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो उसके लिए हमने सम नेचुरल फिनोमिनन चैप्टर में पढ़ा था कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, इसकी मदद से आप ये पता कर सकते हो कि किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं है, और दूसरा अगर चार्ज है तो कौन सा चार्ज है, वेदर इट इज पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि आपके पास एक चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है। चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप का मतलब कि उसके ऊपर कोई चार्ज है, या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर मैं उसको कनेक्ट कर देती हूँ अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के साथ, मतलब वो इलेक्ट्रोस्कोप जिसपे कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, तो जैसे ही आप चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप को अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप से कनेक्ट करेंगे तो वहां पे क्या होगा? क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पास चार्ज ज्यादा मात्रा में है और अनचार्ज के पास बिल्कुल चार्ज नहीं है, तो वहां पे क्या होगा? फ्लो होना शुरू होगा चार्ज का। ठीक है, कहां से? फ्रॉम चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप टू अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। तो जो चार्ज है वो चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप से अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप में फ्लो करने लगेगा। किसकी मदद से होगा ये? मेटल वायर की मदद से। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर मैं चाहती हूं कि चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फ्लो करे तो मुझे कुछ कनेक्ट करना पड़ेगा उन दोनों के बीच में। ठीक है, और वो जो कनेक्शन है वो कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट कर सके, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवा सके। तो आपने क्या पढ़ा था कि जितने भी मेटल्स होते हैं दे आर ऑल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि वो अपने थ्रू चार्ज को फ्लो होने देते हैं। सो दैट्स वाई वो जो चार्ज और अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, जैसे ही मैं उसको मेटल वायर से कनेक्ट कर दूंगी जिसके थ्रू इजिली जो चार्ज है वो फ्लो कर सकता है, सो उसके कारण क्या होगा कि जो चार्ज है वो फ्लो होने लगेगा वायर के थ्रू।
पर अब ये चार्ज जो है ये कब तक फ्लो होगा फ्रॉम चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप टू द अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप? ये तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों ऑब्जेक्ट्स, दोनों इलेक्ट्रोस्कोप्स पे सिमिलर चार्ज डेवलप नहीं हो जाता। जब दोनों इलेक्ट्रोस्कोप्स जो हैं वो इक्वली चार्ज्ड हो जाएंगे तो चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज फिर से बता रही हूं, हमेशा याद रखना कि जब चार्ज फ्लो होता है तो चार्ज दो हैं, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। मींस एक है प्रोटॉन, एक है इलेक्ट्रॉन। कौन सा चार्ज हमेशा फ्लो होगा? हमेशा जो चार्ज फ्लो होता है दैट इज द इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन के फ्लो होने से नहीं होता, प्रोटॉन के लॉस और गेन से नहीं होता। किसके लॉस और गेन से होता है? इलेक्ट्रॉन्स के। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है उस पे पॉजिटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उस पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिर्फ वही फ्लो करते हैं, ठीक है, थ्रू द वायर। और जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एटम में वो हमेशा फिक्स्ड रहते हैं, वो कभी भी फ्लो नहीं करते। ठीक। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट जो होता है दैट इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। इसी इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को, ठीक है, हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ओके। अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये कॉन्टिन्यूअसली फ्लो होता रहे। अब इलेक्ट्रोस्कोप के केस में आपने क्या देखा कि जैसे ही दोनों पे सिमिलर चार्ज डेवलप हो जाता है इलेक्ट्रोस्कोप में, वहां पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बंद हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन अगर मूव नहीं कर रहे तो फिर वहां पे इलेक्ट्रिक करंट भी नहीं होगा। तो हमेशा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता रहे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्टिन्यूअसली मूव करवाना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्टिन्यूअसली मूव करवाने के लिए दो चीजें जरूरी हैं। पहली चीज क्या जरूरी है कि आपको एक अनब्रोकन पाथ और सर्किट चाहिए, जो कि आपने 4th में भी पढ़ा होगा, 5th में भी पढ़ा होगा, 6th में भी पढ़ा होगा कि एक सर्किट होता है। सर्किट क्या होता है? वो एक पाथ होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। ठीक है। सो एज यू कैन सी यहां पे ये सर्किट का डायग्राम बना है। उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है? मुझे एक बैटरी चाहिए होता है, वायर चाहिए होते हैं और बल्ब चाहिए होता है। तो दिस इज द सर्किट और ये इसी को मैं वो पाथ कहती हूं जिसके थ्रू करंट फ्लो करता है और मेरा बल्ब ग्लो होता रहता है। तो अगर अनब्रोकन पाथ रहेगा तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर पाएगा उसमें। अब सर्किट में क्या क्या चीजें होती हैं? तो सबसे पहला आपको उसके लिए कॉपर वायर चाहिए जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है। दूसरा मुझे स्विच चाहिए जिसके थ्रू मैं अपना जो सर्किट है और ओपन कर सकती हूँ और क्लोज कर सकती हूँ। तो जब मैं सर्किट को क्लोज कर दूंगी तो मेरा करंट फ्लो होने लगेगा और जब मैं सर्किट को ओपन कर दूंगी तो जो करंट फ्लो है वो बंद हो जाएगा। ठीक है। वो मेरा मेक करता है और ब्रेक करता है सर्किट को। और इसके लिए इसके अलावा अब देखो यहाँ पे जो स्विच है वो तो क्या कर रहा है? आपके सर्किट को ओपन और क्लोज कर रहा है। जो वायर है उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। ठीक है। बट ये जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है ये किसके द्वारा हो रहा है? ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये कंटिन्यूअसली फ्लो करते रहें, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? तो इसके लिए आपको एक ड्राइविंग फोर्स चाहिए होता है जो कि अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट को टू फ्लो कंटिन्यूअसली इन द सर्किट, और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके। सो इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसको मोशन में लाना है। तो जो इलेक्ट्रॉन को मोशन में ला दे ऐसे फोर्स को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है ये पुश करता है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, और ये कैरी करता है चार्ज थ्रू द सर्किट। ओके। अब ये कौन करता है? अब इसको करने के लिए ही हम बैटरी यूज करते हैं, हम जनरेटर यूज करते हैं। ये क्या करते हैं वहां पे, वहां पे ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। तो ये बैटरी में हमेशा आपने नोटिस किया होगा एक एंड जो होता है पॉजिटिव होता है, एक हैंड होता है नेगेटिव होता है। ठीक है। और जैसे आप इसको सर्किट में कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। मतलब कि एक एंड पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं और एक एंड पे इलेक्ट्रॉन्स की जो कंसंट्रेशन होती है बहुत कम होती है। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बहुत ज्यादा हैं, यहाँ बहुत कम है। तो मैंने क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे? जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ फ्लो करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव वाले एंड से, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होना
शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो फ्लो है ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है जब तक कि बैटरी के अंदर का केमिकल खत्म नहीं हो जाता। तो इसीलिए जो बैटरी है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्टिन्यूअसली फ्लो करवा रहा है थ्रू द सर्किट, और इसी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर मेरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट कहां से कहां फ्लो करता है। सो अगर हम बात करें अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, तो हमको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करते हैं फ्रॉम अ बॉडी दैट हैज एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द वन दैट इज डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन मतलब जिसके पास कमी है। तो अभी मैंने बताया बैटरी में नेगेटिव टर्मिनल पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, पॉजिटिव पे बहुत कम है, तो इसीलिए नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। मैं ये कह सकती हूं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करेंगे बॉडी जिसपे की ज्यादा नेगेटिव चार्ज है टुवर्ड्स द बॉडी जिसके पास की ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की तरफ फ्लो करता है। नाउ नेक्स्ट इज दैट कि पहले के साइंटिस्ट ये सोचते थे कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है दैट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ओके, फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज बॉडी टू द नेगेटिव चार्ज बॉडी। तो पहले के साइंटिस्ट को ये लगता था कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स, ओके, बट दिस वाज नॉट द केस, ओके। और इसीलिए वो बोलते थे कि जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो करता है। बट अभी हमने क्या पढ़ा कि ऐसा नहीं है। प्रोटॉन जो है वो कभी भी एक एटम से दूसरे एटम में फ्लो नहीं होता, ट्रांसफर नहीं होता है। क्या चीज फ्लो होती है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स। सो बाद में ये पता चला कि जो फ्लो होता है कन्वेंशनल करंट का, ओके, वो डायरेक्शन जो होता है ऑफ द फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट वो होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, और जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट का दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, ओके। तो अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊं आपको, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं, तो जो करंट है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। तो हमेशा याद रखना कि जिस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करता है। इसीलिए जो आपका कन्वेंशनल करंट है उसका जो फ्लो होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है उसका जो फ्लो होता है दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल।